कर 30 मिनट, 2 मिनट बता रहा हूँ यार, है ना। तो समय हो चुका है साथी संपूर्ण पेडागोजी का, और आपको तो पता ही है कि आपके चैनल पर हम लगातार पेडागोजी की क्लास लेकर आ रहे हैं, वो भी 90 नंबर वाली। तो ना कोई बैच ज्वाइन करना है, ना कोई किताब खरीदना है, बस डेली आपको 1 घंटे ये क्लास देखनी है। घड़ी में जब बज जाए 9:15 तो आपको वापस यहाँ आ जाना है। तो आइए दोस्त, चलते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ। और आज का क्वेश्चंस का लेवल बहुत बढ़िया मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चंस मैंने अच्छे से इसको बनाया है, डेकोरेट आपके लिए किया है। डेकोरेट का मतलब क्या, क्वेश्चंस का लेवल बढ़िया सेट किया है। आ जाओ। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक विद्यार्थी किस अवस्था में संज्ञानात्मक असंतुलन का अनुभव करता है, जब उसे ऐसी नई जानकारी मिलती है जो उसकी मौजूदा स्कीमा में फिट नहीं होता। गजब का क्वेश्चन है, कर पाओगे आप लोग। मैंने कहा दोस्तों कि एक मानव का जो जीवन होता है, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, वो प्यार करने वाले गाना में नहीं बता रहा हूँ। मानव के जीवन में सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक बहुत सारी बातें कानों तक आती हैं। कुछ बातों पर हम नाराज होते हैं और कुछ पे हम गुस्सा होते हैं, लेकिन जिन बातों पर हम खुश होते हैं, कहीं ना कहीं वो बातें हमारे विचारों से मैच करती हैं, तब तो ठीक है। लेकिन अगर वो बात विचारों को मैच नहीं किया, तो फिर संज्ञानात्मक असंतुलन होना लाजमी है साथी। ये बात आपको पता है, इसमें बताने की जरूरत मुझे नहीं है, ये आप सब जानते हो। तो कह रहा है कि कोई ऐसी बात आई जिसे दिमाग में असंतुलन हुआ, विचार नहीं मैच हुए। क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसे जब नई जानकारी मिलती है, उसके मौजूदा स्कीमा में फिट नहीं हुआ। जैसे हमारे आपके विचार नहीं मिले तो भाई कैसे बात बनेगा। कह रहे साम्य धारण के दौरान हो सकता है, आत्मसातीकरण की विफलता के दौरान, यानी जब आप आत्मसात कोई बात कर रहे थे, जैसे किसी चीज को याद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम यार कोशिश कर रहे हो, तो विरोध नहीं होगा यहाँ, ये गलत है। व्यवस्थापन की प्रक्रिया के तुरंत बाद, कह रहे हैं कि व्यवस्थापन नहीं साथी, ये भी गलत है। वस्तु अस्थायित्व, ये तो माता पिता को देखकर बच्चा जो वस्तु, ये गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, साम्य धारण के दौरान। कोई बात कानों तक आई, अच्छा लगा तो साम्य हुआ, नहीं अच्छा लगा तो असाम्य हुआ। बहुत सीधी सी बात है, इसमें कोई किंतु परंतु की जगह नहीं है साथी। ये बात आपको विदित है, इसमें कोई किंतु परंतु करने की जरूरत नहीं है। आगे चलिए, आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में स्केप फोल्डिंग के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। साथियों, मैंने पढ़ाते हुए बताया था स्केप फोल्डिंग क्या होता है। स्केप फोल्डिंग का मतलब होता है जब किसी बच्चे को शुरू में मदद करना अनिवार्य है, लेकिन जिंदगी भर मदद ना करना पड़े। ये जो आपने अस्थायी सहयोग किया ना, ये जो अस्थायी सहयोग किया गया साथियों, इसी को कहते हैं स्केप फोल्डिंग। मैंने एग्जांपल दिया, आप कहते हो सर समझाइए कैसे, हाउ कैन यू से लाइक दैट। तो मैंने कहा भैया, एक बच्चा जो शुरू में साइकिल चलाना सीखता है, तो शुरू में उसके साइकिल के कैरियर को पकड़ना पड़ता है, लेकिन जिंदगी भर उसकी साइकिल के कैरियर को नहीं पकड़ना पड़ता। ये जो आपने अस्थायी मदद किया ना, इसी को दोस्तों क्या कहते हैं, इसी को स्केप फोल्डिंग कहते हैं। तो हम लोगों ने स्केप फोल्डिंग जाना, ये एक अस्थायी मदद है जो ये जीवन भर नहीं लेनी पड़ती। तो लेकिन गलत उत्तर खोजना है तो आओ विकल्प में नीचे खोजते हैं। 4 विकल्प है साथी, इसमें खोजो, बताओ कौन सा गलत है। कह रहे हैं कि यह गतिशील प्रक्रिया है, यह एक गतिशील प्रक्रिया है जो बच्चे की बढ़ती क्षमताओं के अनुसार बदलता है। सही बात है भाई, एक बच्चा जब छोटा था तो पहले उसने बोलना सीखा, लेकिन क्या जिंदगी भर बोलना सीखेगा? नहीं। फिर साइकिल चलाना सीखा, मतलब जरूरतों के हिसाब से जो इसके फोल्डिंग है, जो जरूरत है वो बदलती है। बात तो सही है। इसका उद्देश्य बच्चों को स्वतंत्र रूप से समस्या समाधान, ये भी सही है। ये बच्चे के वास्तविक विकास के स्तर और संभावित विकास के स्तर के बीच की दूरी को पूरी तरह समाप्त कर देता है, ये भी गलत है। ये तो जेडपीडी होता है, ये इसके फोल्डिंग थोड़ी है। इसमें संकेत, इशारा और आदेश ना ना साथी, ये तो पॉजिटिव है। इसके फोल्डिंग में तो
भाई हिंट दिया जाता है कि नहीं? भाई इसके फोल्डिंग में आप हिंट करते हो ना। एक बच्चा जो शुरू में चलना सीखता है तो उसकी उंगली को पकड़ कर चलाना पड़ता है, लेकिन जिंदगी भर बच्चे की उंगली नहीं पकड़नी पड़ती। ये जो आपने अस्थाई मदद किया ना, इसी को साथियों कहते हैं क्या? इसके फोल्डिंग। लेकिन हमसे गलत उत्तर पूछ रहा है, तो हमारा आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्योंकि जो बात ये कह रहे हैं वो बात बिल्कुल गलत है, सी वाला। वो तो जेडपीडी है जो सी कहा जा रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो ये तर्क देता है कि कानून और नियम केवल तभी तक वैध हैं जब तक वे मानवीय अधिकार और न्याय के सिद्धांतों की रक्षा करते हैं, अन्यथा उनको बदला जा सकता है। साथ ही इसको कहते हैं, पता है क्या? आप लोग बताओ, क्या इसको सामाजिक व्यवस्था कहेंगे या सामाजिक अनुबंध कहेंगे? इन्हीं चारों में आपको उत्तर मिल जाएगा। सेशन को सभी लोग दोस्तों लाइक कर देना, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ बच्चा वैशाली, चूंकि आपको अपने काम से ही तो मतलब है, तो कहाँ से आपको पता रहेगा? क्योंकि आपको अपने काम से ही तो मतलब है ना। बस काम निकालने की आदत होती है तो वही होती है ना कि पता कुछ रहेगा नहीं। 3 बजे का क्लास नहीं हुआ, 7 बजे क्लास नहीं हुआ। अरे जो हमारा अपना है उसको पता है कि सर जी क्यों नहीं क्लास ली है। वो दुनिया जानती है, हर बालक जानता है। चलो साथी, कमल गुप्ता, अनंत कुमार, सुजीत कुमार, भरत राज, अंकुर, निशांत मौर्य और हमारे प्यारे भाइयों, साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, कुछ लोग बी कह रहे हैं, कुछ लोग ए कह रहे हैं, जबकि राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? हकीकत तो ये है प्यारे भाई, क्या होगा पता है आप सबको? साथी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सामाजिक अनुबंध समझते हो क्या होता है? सामाजिक अनुबंध का मतलब होता है चोर चोर मौसेरे भाई, कि तुमने भी चोरी किया है, अरे हमने भी चोरी किया है, तो पुलिस के पास क्यों चलें? कंप्रोमाइज की भावना। लेकिन जो ये कानून पालन की व्यवस्था की नैतिकता है, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का, ये लॉरेंस कोहलबर्ग का दूसरा परंपरागत की वो अंतिम पॉइंट है, आपको पता होगा। और लॉरेंस कोहलबर्ग की कमी क्या थी? लॉरेंस कोहलबर्ग की, प्रभात पांडे जी बिल्कुल ठीक है यार, बस आप सबकी दुआ है, बेहतर है। तो अगर हम बात करें यहाँ लॉरेंस कोहलबर्ग की कमी क्या है दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग की सबसे बड़ी कमी यही थी, उन्होंने महिलाओं के ऊपर अपना प्रयोग नहीं किया था। ये उनकी सबसे बड़ी कमी थी, है ना। चलो साथी आ जाओ। कथन और कारण जब आए तो उसको ध्यान पूर्वक देखो। जब कथन और कारण दिख जाए तो ध्यान पूर्वक देखो। ये कथन है और ये कारण है, पढ़िए और बताइए। गुड गर्ल गुड बॉय वो तो परंपरागत का पहला पॉइंट होता है। परंपरागत का जो दूसरा पॉइंट होता है साथी, वो होता है कानून पालन की व्यवस्था की नैतिकता। इसने लता बिल्कुल ठीक है, सब बढ़िया है, अभी तो बिल्कुल रिलैक्स है, तो तभी तो मैं बुलंद आवाज में बोल पा रहा हूँ ना, है ना। तो बिल्कुल आप समझ सकते हो, अच्छा फील कर रहे हैं, दुआएं आप सबकी हैं तो सब बेहतर ही होगा। कथन पे आते हैं। एक शिक्षिका को अपनी क्लास में विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों के अनुभव को शामिल करके सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए। बुराई क्या है? बिल्कुल सही है। एक अध्यापिका को अपने क्लास के अंदर क्या करना चाहिए? भाई मुझे पता है मेरी क्लास के अंदर हर संस्कार के बच्चे हैं, हर संस्कृति का बच्चा है, मुझे हर व्यक्ति को उनके विचारों को महत्व देना है, संस्कार को उत्तरदायी मानना है। कथन तो बिल्कुल सही है, लेकिन फिर सुनो, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि कथन सही होगा तो कारण भी सही होगा, जरूरी नहीं है। कारण को पहले देखो। कारण ये कहता है साथी कि विद्यालयी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों में एक रूपता लाना और उनके व्यक्तिगत अंतरों को अनदेखा करना है। बताइए साथी, विद्यालयी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों में एक रूपता लाना और उनके व्यक्तिगत अंतरों का अनदेखा करना है। व्यक्तिगत अंतर को अनदेखा तुम कैसे कर सकते हो ये बताओ? अब जो गड़बड़ कर तो गड़बड़ मत करो भाई। व्यक्तिगत अंतर को तुम अनदेखा कैसे कर दोगे? व्यक्तिगत अंतर क्या होता है? व्यक्तिगत अंतर का मतलब ये होता है, आपको याद है, व्यक्तिगत अंतर मतलब हमको पता है दुनिया के दो बालक एक जैसे नहीं होते।
उनकी रुचि व क्षमता अलग होती है, उनके काम करने का तरीका अलग होता है। तो मैं क्या करूं? मैं इस बात को क्लास के अंदर भूल जाऊं, इसको अनदेखा कर दूं? अगर इस बात को अनदेखा कर दूंगा तो कैसे पढ़ाऊंगा साथी? यानी कथन तो सही है, लेकिन प्यारे भाई कारण गलत है। समझ गए नहीं समझे? कथन सही है पर कारण गलत है। साथियों अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नहीं थोड़ा समस्या था ममता, बहुत दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत तो ऐसी थी कि मैं क्या बताऊं कि दिक्कत बड़ी विकराल थी बच्चा, समस्या ऐसी थी। वापस आइए। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो दूसरों के छिपे हुए इरादों, प्रेरणाओं और इच्छाओं को समझने में अत्यधिक कुशल है, उसमें कौन सी बुद्धि है? याद तो आपको होगा ही, हमने कहा था कि हार्वर्ड गार्डनर ने कहा एक व्यक्ति जो सामने वाले व्यक्ति के अंतर मन को पढ़कर अगर उसको बेवकूफ़ बना ले जाए तो उसके अंदर अंतर वैयक्तिक बुद्धि होती है ना? अब पेपर में आता है कि बीमा के एजेंट में कौन सी बुद्धि है? अंतर वैयक्तिक। नेता के अंदर क्या है? अंतर वैयक्तिक। भागवत सुनाने वाले में क्या है? अंतर वैयक्तिक, है ना? और लेकिन अगर अंतरा वैयक्तिक कहे तो कह देना कि अंतरा वैयक्तिक बुद्धि दुनिया में केवल 2-3 लोगों के पास में है। एक तो माता पिता, एक शिक्षक और एक दार्शनिक। भाषाई बुद्धि वही सेम चीज होता है। प्राकृतिक बुद्धि वैज्ञानिक के अंदर होता है। अच्छा इतना खर्चा हो गया, थोड़ा खर्चा और कर लीजिए भाई। इतना चर्चा हम लोगों ने कर लिया तो हार्वर्ड गार्डनर की कमी भी जान लें। साथियों हार्वर्ड गार्डनर की सबसे बड़ी कमी यही थी कि इन्होंने इतनी प्रकार की बुद्धियां दे दी कि इनका मापन कर पाना संभव नहीं हो सका। इनको मापना साथी पॉसिबल नहीं हो सका। यही हार्वर्ड गार्डनर की सबसे बड़ी कमी थी। आगे चलते हैं साथी। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में मूल्यांकन के बारे में कौन सा दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त है? प्रगतिशील शिक्षा के बारे में मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सी बात बिल्कुल सही है? यानी हमको पता है अच्छा क्लास प्रगतिशील है, यानी बच्चे के विचारों को महत्व मिल रहा होगा, मतलब बच्चे को करके सीखने का मौका मिल रहा होगा, मतलब क्लास बाल केंद्रित है। तो हमको जो विकल्प खोजना है मतलब बाल केंद्रित वाला। तो आइए खोजते हैं। कह रहा है कि मूल्यांकन केवल सत्र के अंत में हो, मानकीकृत परीक्षण के माध्यम से। हमने कितनी बार कहा कि जब भी सीटेट आप हल करो पेडागोजी, चाहे हिंदी का, गणित का, संस्कृत का, बाल विकास का, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप पेडागोजी हल करते हो तो यार भाई विकल्प में कभी मानक शब्द ना लिखा हो। अगर किसी विकल्प में मानक शब्द लिखा है तो वो विकल्प किसी कीमत पर नहीं सही होगा, क्योंकि मानक का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपसे कह दूं कि आप सिर्फ हिंदी में ही बोलेंगे, आप सिर्फ अंग्रेजी में ही बोलेंगे, तो ये मानक भाषा है, तो ये बात गलत है। सेकंड ऑप्शन, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनके नंबर के आधार पर रैंक नहीं साथी। कभी भी कोई ऐसा विकल्प जहां पे बच्चों को रैंकिंग की जाए, ग्रेड दिया जाए, नंबर के आधार पर बांटा जाए, तो ये विकल्प हमेशा गलत होगा। मतलब हमेशा ही गलत होगा। आगे, मूल्यांकन को अधिगम की प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए जो छात्रों के स्वचिंतन को बढ़ावा दे। ये बाल केंद्रित को समर्थन दे रहा है, सही बात है। मूल्यांकन केवल लिखा है तो अपने आप ही गलत काट दो, उसको पढ़ने की आगे जरूरत ही नहीं थी। आगे चलो साथियों, 7वां क्वेश्चन बेहतर क्वेश्चन है तो ध्यान पूर्वक करिएगा, जल्दबाजी में जबरदस्ती गलत मत करिएगा। एक समावेशी क्लास में एक शिक्षक को न्यूरो डाइवर्स जैसे ऑटिज्म या ADHD से पीड़ित छात्रों की सहायता के लिए कौन सी रणनीति से बचना चाहिए? साथी ये ऑटिज्म क्या होता है? ऑटिज्म का मतलब होता है दोस्तों, बालक कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत जिद्दी होते हैं, जो अपने ही विचारों को सर्वोपरि मानते हैं। उनको लग रहा है कि जो वो कहते हैं बस वही सही है। इसको ऑटिज्म कहते हैं। ये एक बीमारी है, लेकिन क्या बीमारी मानोगे, इसको अहंकार भी कहते हैं। और एक होता है ADHD, मतलब जहाँ पे इंसान का ध्यान नहीं लगता है, बार बार ध्यान भटक जाता है। तो दोस्तों कह रहा है कि छात्रों की सहायता के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? क्लास की दिनचर्या में स्पष्टता और पूर्व अनम्यता बनाए रखो, ठीक बात है। सूचनाओं को छोटा और व्यवस्थित, छोटे, हाँ ये भी सही है क्योंकि ध्यान लगा रहे, मैं और देखूंगा। बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक क्लास में गतिविधि
ना ना साथी, बड़े बड़े बदलाव आप मत कर दो। एक तो बच्चे का ध्यान वैसे ही नहीं लग रहा है, तो ऐसे में तुम अगर बड़े बड़े बदलाव कर दोगे, अचानक कोई काम कर दोगे, तो बच्चा स्वीकार नहीं कर पाएगा। क्योंकि हमें बालक को क्या करना है दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमको आपको दिमागी तौर पे तैयार होना पड़ता है। मैं आपसे कह दूं भाई कल फीटेड का पेपर देना है, तो क्या आप दिमागी तौर पे तैयार हो? नहीं। लेकिन यही बात अगर 15 दिन पहले बताई जाए तो इंसान दिमागी तौर पे तैयार होता है। यानी अचानक कोई काम नहीं, यानी बाकी विकल्प तो अपने आप में ही गलत है। खैर फाती, आपका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि हमको गलत उत्तर खोजना था। आगे, संरचनावादी उपागम के अनुसार बच्चों द्वारा की जाने वाली भ्रांतियां और त्रुटियां। देखो, संरचनावादी का मतलब क्या है? संरचनावादी मतलब क्लास ऐसी है जहां पर बच्चों के विचारों को महत्व मिल रहा है, बच्चे को करके सीखने का मौका मिल रहा है, स्वतंत्रता मिल रही, तभी तो संरचनावादी है। तो अगर उस क्लास में कोई बच्चा गलती करता है, जो भ्रांतियां आती हैं, जो त्रुटियां आती हैं, उसको हम किस रूप में लें? त्रुटियों को अधिगम की प्रक्रिया में पूरी तरह बाधा माने, गलत बात। त्रुटियां ये दर्शाती हैं कि बच्चों का दिमाग वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न है, छोटा है, ये भी गलत है। बच्चों के खोजी चिंतन और वैकल्पिक धारणाओं के निर्माण की एक महत्वपूर्ण खिड़की, सही बात है। हमने कितनी बार कहा कि त्रुटियां इस बात का संकेत है कि हमारी प्रगति कहां तक हुआ है, हमने लर्निंग कहां तक की है, यही त्रुटि बताती है। तो त्रुटियां अधिगम को जानने का एक माध्यम होता है, संकेत होता है कि आखिर प्रगति हुआ कहां तक है। बात समझ रहे हैं साथी, है कि नहीं? चलो, समकालीन सिद्धांतों के अनुसार विकास की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बताओ दोस्तों, क्या उत्तर होगा? समकालीन सिद्धांतों के अनुसार विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है? विकास पूरी तरह रैखिक, एकदम गलत। हमने कितनी बार कहा कि जिंदगी कभी एक रेखा में नहीं चलती है, जिंदगी में उतार और चढ़ाव आएगा, यानी अप्स और डाउन्स आएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमेशा खुशी ही खुशी रहे, और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमेशा दुख ही दुख रहे। सेकंड ऑप्शन, विकास माता पिता और वातावरण की एक जटिल अंतःक्रिया का परिणाम है और इसकी कई दिशाएं हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि विकास, सबको पता है विकास के कई पहलू हैं, बहुआयामी है, बहुदिशात्मक है। क्योंकि भाई किसी का सामाजिक पहलू बेहतर है, किसी का मानसिक पहलू बेहतर है, किसी का व्यवहारिक पहलू बेहतर है, किसी का पढ़ाई बहुत बेहतर है। तीसरे विकल्प में केवल लिखा है तो गलत है। विकास की गति और प्रतिमान दुनिया के सभी बच्चों में पूरी तरह समान होता है। अगर विकास की गति दुनिया के हर बच्चों में समान होता तो दुनिया का हर व्यक्ति आज प्रधानमंत्री ना होता। भाई ये बात भी गलत है, यानी विकास की गति सब में अलग अलग होती है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक मोटिवेशन का उदाहरण है? इनमें वे साथियों कौन सा विकल्प ऐसा होगा जो आंतरिक मोटिवेशन का उदाहरण है? आंतरिक अभिप्रेरणा मतलब अपने आप से कुछ करके सीखने की इच्छा। तो जब किसी काम को कोई बच्चा अपनी इच्छा से करता है तो दोस्तों इसको आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। लेकिन जब कोई बच्चा किसी काम को कुछ पाने की लालच से करता है तो उसको बाह्य मोटिवेशन कहते हैं। पहला विकल्प कह रहा है कि रोहित गणित के कठिन सवाल को हल करता है क्योंकि उसे सही उत्तर देने पर नगद पुरस्कार, मतलब ये बाह्य मोटिवेशन। गलत हो गया। और देखते हैं, अंजलि विज्ञान की एक परियोजना पर काम कर रही है क्योंकि वह इस विषय को लेकर उत्सुक है, मतलब बच्चा अपने आप से कर रहा है, मोटिवेटेड। तो बात तो सही है। मनीष हर रोज पढ़ाई करता है ताकि वह क्लास में प्रथम आ सके और अपने माता पिता को, मतलब बाह्य मोटिवेशन। पूजा घर का काम इसलिए करती है तो कि डांट ना पड़े, गृह कार्य। तो इसका मतलब गृह कार्य मतलब वही आप समझ सकते हैं, स्कूल का भी कार्य होता है वो। तो यहां पे आपको पता है दोस्तों क्या उत्तर बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे आ जाओ साथी। आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को छात्रों के सामने कैसा प्रश्न रखना चाहिए? अगर आप ये चाहते हो कि आपके स्टूडेंट की, आपके बच्चे की चिंतन शक्ति बढ़े, उसकी सोच बेहतर हो, समस्या समाधान की क्षमता बढ़े, तो उसके सामने किस तरह के प्रश्न आप रखोगे? पहला, भारत की राजधानी का नाम क्या? साथी ये रट कर बता देगा, कोई बुद्धि नहीं बढ़ेगी। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए और इसका रासायनिक समीकरण, ये भी रट कर बता देगा।
आपके शहर में बढ़ते जल प्रदूषण के क्या कारण हैं और इसको रोकने के क्या उपाय आप अपनाएंगे। साथ ही ये वाला सही है, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर करने के लिए बच्चे को दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा उसको मेहनत करनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी कि इसका जवाब मैं क्या दूं। तो यही वाला क्रिटिकल थिंकिंग को दोस्तों आगे बढ़ाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपके लिए एक सूचना। जो भाई बहन सीटेट पहली बार में पास करना चाहते हैं अपने टेट की ही तरह, उनके लिए विशेष सूचना ये है साथी कि आपको पहली बात तो ना कोई किताब खरीदना है, ना कोई बैच के पीछे भागना है। सीटेट पास करने के लिए सीधी सी बात है, हमें पता है पेपर में 150 प्रश्न आएगा, 90 प्रश्न की पेडागोजी आएगी। सबसे पहले पेडागोजी के पैटर्न को सीखो कि एक शब्द के कितने अलग अलग मतलब बनते हैं। पेपर में ऑप्शन बदलेगा तो बदल कर क्या पूछेगा, कॉन्सेप्ट की बेहतर समझ विकसित करो, कंटेंट में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कौन सा टॉपिक मेरे लिए सही है। इसके लिए साथियों मैं आपको दे रहा हूं ये 150 पेज का एक प्रीमियम नोट्स है, जिसे आप पढ़िए। और इसे पढ़ने के बाद साथियों मैं ये तो नहीं कह दूंगा कि भैया आप टॉपर ही बन जाओगे, हालांकि आपने यूपी टेट में तो कमाल करके दिखाया है, लेकिन जो मैं करा सकता हूं 105 110 आराम से हो जाएगा। कैसे मिलेगा, नीचे नंबर है 9653050981 पे कॉल कर लेना या व्हाट्सएप मैसेज करके सीधा दोस्तों आपको ये मिल जाएगा। आगे चलते हैं साथियों, आ जाओ। सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत अधिगम के लिए आकलन का मुख्य फोकस किस पर होता है। अधिगम के लिए आकलन, जैसे बीएड का एंट्रेंस एग्जाम जब होता है, परीक्षा होती है, तो वो इसीलिए होता है कि तुम बीएड में अधिगम करने लायक हो कि नहीं हो, उसी को अधिगम के लिए आकलन कहते हैं। पहला विकल्प कह रहा है देखो मेरा जो स्टूडेंट है वो पकड़ के फेंक देगा, उसको पता है सर बोले हैं कि अगर किसी विकल्प में प्रदर्शन शब्द लिखा है या अगर किसी विकल्प में तुलना शब्द लिखा है, अगर किसी विकल्प में ग्रेड लिखा है, ऐसे विकल्प कभी नहीं सही होंगे। हमें और ऑप्शन देखना है। छात्रों को समझने में मदद करना कि वह अपनी अधिगम की प्रक्रिया में कहाँ हैं, कैसे सुधारेंगे, सही है। केवल लिखा है तो गलत है और परीक्षा लिखा है तो गलत है, क्योंकि याद रखो कभी भी किसी विकल्प में परीक्षा ना लिखा हो, पाठ्यक्रम ना लिखा हो,